हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 के जो हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे, आज हम उनको कवर करेंगे। हम कौन से टॉपिक पे थे? हम सुनामी के टॉपिक पे थे कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा था हमारे एरियाज़ में। द सुनामी दैट ट्रेवल्स द साउथ The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several thousand years. The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring, the early warning systems, and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. यानी कि 2004 में दिसंबर में जो सुनामी आई थी, उस सुनामी से साउथ और साउथ ईस्ट एरिया के जो एरियाज़ थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है वहाँ पे। लार्ज डैमेज हुआ है किसको? लाइफ को और प्रॉपर्टी को। बहुत सारे लोगों के जाने गए हैं, उनके घर वगैरह भी ख़राब हो गए थे इन्हीं सुनामी की वजह से, सब कुछ तबाह हो गया था। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज़ अप्रोचिंग इज़ द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल एरियाज़। यानी कि जब कोस्टल एरियाज में समुद्र का पानी बाहर आने लग गया, इससे हमें पता लग गया कि सुनामी आ रही है। फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव्स, यानी कि डिस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? कि वो लहरें जिनकी वजह से सब कुछ ख़राब हो जाए। व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट, इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड, दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट टू व्यू द मिरेकल। यानी कि जैसे ये तबाही आने लग गई, लोगों को ऊंची जगह पे जाना चाहिए था अपने आप को बचाने के लिए, बट नहीं, वो इस मिरेकल को देखने के लिए सब इकट्ठा हो गए थे। एज अ कंसिक्वेंस देयर वॉज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑनलॉकर्स व्हेन द गाइनेटिक वेव स्ट्रक। यानी कि इसी की वजह से जो लोग वहाँ खड़े होकर उस सुनामी को देख रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा हानि पहुँची है इसकी वजह से। टाइड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइड्स। टाइड्स क्या होता है? द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। यानी कि ओशंस में दिन में 2 बार जब लहरें ऊपर आती जाती हैं, बार दिन में 2 बार, उसे हम टाइड कहते हैं। इट इज़ अ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। यानी कि जब समुद्र की जो लहरें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से किनारे की तरफ आती हैं, तो उन्हें हम हाई टाइड बोलते हैं। वहीं इट इज़ द लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। यानी कि जब समुद्र की लहरें किनारे से बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाती हैं, तो हम उन्हें लोएस्ट लेवल की टाइड्स कहते हैं। The strong gravitational pull exerted by the sun and moon on the earth's surface causes the tides। यानी कि धरती के सूरज भी धरती के पास है और चंद्रमा भी, और इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारी ओशंस में टाइड्स बनते हैं। The water of the earth closer to the moon goes cold under the influence of moon's gravitational force and cause high tide। यानी कि अर्थ की तरफ जो मून है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ का जो पानी है वो मून की तरफ जाता है, जिसकी वजह से हाई टाइड्स बनते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून and a new moon day, the sun, the moon, the earth are in the same line। as you can see here कि जो सूरज है, मून है और अर्थ है, फुल मून वाले दिन ये तीनों एक ही लाइन में होती हैं, जिसकी वजह से सन की ग्रेविटेशनल फोर्स और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इकट्ठे अर्थ के जो वाटर है उसको अपनी तरफ पुल करते हैं, जिसकी वजह से हाई टाइड्स बनती हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, यानी कि इन्हें स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। But when the moon is in its first and last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides। अब यहाँ पे क्या है कि जब मून लास्ट में इक्वेटर में होता है अपने, तो वो अर्थ के ऑपोजिट साइड होता है और सन अर्थ के दूसरी साइड होता है, जिसकी वजह से सन भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और मून भी, जिसकी वजह से इधर से भी टाइड्स निकलती हैं, इधर से भी, जिसकी वजह से टाइड्स का जो लो टाइड्स बन जाती है, फिर वो उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। High tides help in navigation. They raise the water level close to the source।
हाई टाइड्स की वजह से ही हम चीज़ों को नेविगेट कर पाते हैं, और इसी की वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती हैं जो किनारों के ऊपर तक चली जाती हैं। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट हार्बर मोर इजली, यानी कि लहरें लहरें ही स्पीड बढ़ा देती हैं शिप्स की, जिसकी वजह से शिप्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है उनके किनारे तक जाने में। द हाई टाइड ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द shore during the high tide. This enables the fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. जब हाई टाइड आती है समुद्र में तो वो बहुत सारी मछलियों को भी बाहर की तरफ लेके आती है, किनारे की तरफ, जिसकी वजह से जो फिशरमैन्स हैं उन्हें बहुत सारी मछलियाँ, मतलब अपने काम की मछलियाँ मिल जाती हैं। और इसी राइज और फॉल की वजह से ही हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। टाइड्स की वजह से ही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है। आपको पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाटर से बनती है, तो जस्ट ऐसे ही बनती है वो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होते हैं? ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, यानी कि ओशन किसी एक डायरेक्शन में समुद्र की लहरों को जाना ही ओशन करंट्स कहते हैं। The ocean currents may be warm or cold. Generally, the warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles. आपको पता ही है कि अर्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है, बीच में इक्वेटर है, और जो इक्वेटर वाले आसपास के एरियाज हैं वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा वार्म होता है। तो जो वेव्स इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती हैं वो गर्म होती हैं। The cold current carry water from polar or higher latitudes to tropical or lower latitudes. और जो वेव्स पोलर से इक्वेटर यानी कि नीचे के लैटिट्यूड्स की तरफ जाती हैं, पोल्स एरियाज़ में ठंडा इन्वायरमेंट होता है, तो जो वहाँ से टाइड्स आती है वो ठंडी होती हैं। द लैब्राडोर ओशन करंट इज़ अ कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज़ अ वार्म करंट। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कोल्ड करंट का एक नाम बताओ, तो वो कौन सा होगा? लैब्राडोर ओशन करंट। और अगर कोई वार्म करंट का नेम हमें कहना होगा तो वो कौन सा होगा? गल्फ स्ट्रीम। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ अ एरिया, यानी कि जिस टेम्परेचर का ओशन होगा उसी टेम्परेचर का वहाँ का वेदर भी होगा। Warm current bring about warm temperature over land surface. The areas where the warm and cold current meet provide the best fishing grounds of the world, यानी कि जिस एरिया में गर्म ओशन करंट होता है वहाँ का टेम्परेचर भी वार्म ही होता है। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ओशन करंट्स है कि यहाँ ये जो इक्वेटर का एरिया है, ये इक्वेटर है ना, यहाँ से पोल्स की तरफ जब जाएंगी तो गर्म होंगी, लेकिन जब यहाँ से पोल्स की तरफ जाएंगी तो ये ठंडी हो जाएंगी ओशन करंट्स। Seas around Japan and eastern coast of Northern America are such examples. The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. यानी कि कुछ एरियाज़ में जहाँ पे हल्का वार्म भी और हल्का कोल्ड भी होता है वहाँ पे फॉगी वेदर भी होता है, जिसकी वजह से हमें चीज़ों को नेविगेट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया है। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो मैं कुछ ही दिनों में ला दूँगी। थैंक यू।